जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इस समय, क्योंकि चर्चा के केंद्र में रहा है, वह है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। विदेश से अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर के रहने लगे और वह नागरिकता का आवेदन करे तो उसकी क्या स्थिति होगी। संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितने लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया था, या आप यूँ कह लीजिए, यह प्रश्न पूछ लीजिए कि किन किन लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया था। पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनमें से किन को नागरिक बनाया गया था, और कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान गए फिर भारत लौट आए, उनको क्या नागरिक बनाया गया कि नहीं बनाया गया। तो इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता के अपने इस अध्याय में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको निश्चित रूप से बहुत मज़ा आएगा। हालांकि यह चैप्टर तो बहुत कठिन है, क्योंकि खुद मुझे इसे समझने में जो है काफ़ी समय लगा था, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्चुअली इस चैप्टर को क्लियर कर दूं। तो ठीक है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो अपना लेक्चर है वह है नागरिकता पर। हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता के बारे में। उससे पहले एक अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक भी उसका लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आउट हो रहे हैं उनको भी जो है इस इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का जो है लाभ मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता, नागरिकता को अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप। अब मैं इसके विस्तार के बारे में नहीं जाऊंगा कि नागरिकता शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ, यूनान में क्या व्यवस्था थी, रोम में क्या व्यवस्था थी, कैसे नागरिकता की जो है चर्चा की गई, ये सब जो है हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सीधा जो है बिल्कुल उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वरना यह सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी और समाप्त नहीं हो पाएगी। नागरिकता का तात्पर्य किसी देश में निवास करने वाले ऐसे लोगों से होता है, सामान्य तौर पर, जो उस देश के अपने हों। यही तो बात है ना। नागरिक किसे माना जाता है? नागरिक उन्हीं लोगों को माना जाता है, नागरिकता उन्हीं को दी जाती है जो यह माना जाता है क्या है, देश के अपने हैं, वो देश के बारे में पूरी निष्ठा से सोचते हैं, देश को अपना मानते हैं, उन्हें क्या माना जाता है? नागरिक माना जाता है। यानी अगर भारत की बात की जाए तो किसी भी देश की तरह भारत में भी दो प्रकार के लोग निवास कर सकते हैं। एक तो जो भारत के खुद के नागरिक हैं वो, और दूसरा जो भारत के नागरिक नहीं हैं यानी विदेशी। तो एक समय में, मतलब किसी समय में भारत में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं नागरिक और दूसरे क्या हो सकते हैं? विदेशी। नागरिक का मतलब क्या है? नागरिक का मतलब, सामान्य मतलब यह है, देश के अपने लोगों से है। ठीक है ना, जो देश के क्या है, अपने लोग हैं। अब नागरिक होने से क्या फ़ायदा होता है और विदेशी होने से क्या नुकसान होता है? दरअसल किसी देश की नागरिकता लेने से उस देश द्वारा प्रदत्त कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जहाँ का वह नागरिक होता है। यानी भारत में अगर आप रह रहे हैं और भारत के नागरिक हैं तो आपको संविधान द्वारा कुछ अधिकार ऐसे मिले हुए हैं जो विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। चाहे आपके साथ विदेशी कोई रह रहा हो, लेकिन आपको भारत का नागरिक होने के कारण, मात्र किस वजह से? भारत का नागरिक होने के कारण कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार मिले हैं जो किसी विदेशी को नहीं मिले हैं। यानी नागरिक होने का अपना अलग फ़ायदा है। हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि नागरिक होने से हमें कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं जो विदेशी होने पर हमको नहीं मिल सकती हैं। यानी देखिए, चाहे आप नागरिक हो चाहे विदेशी हो, कुछ मूलभूत अधिकार तो सबको मिला हुआ है। भारत के ही संदर्भ में अगर आप चर्चा कर लें तो भारत का जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वह संविधान के भाग 3 में है, जिसमें हम लोग समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू करके और संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से होते हुए तक जाते हैं अनुच्छेद 35 तक, जिसके तहत किसी भी आम आदमी को कुछ जो है अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक्सक्लूसिवली
विशेष रूप से केवल किसको मिलते हैं? भारत के नागरिकों को मिलते हैं। तो आज हम यह देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है भारत में। ठीक है ना। बाकी जो शेष अधिकार हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा कर लेंगे। आज हम चर्चा यह करेंगे कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। पहला है अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। मैं अनुच्छेद 15 की चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको यह भी पता चलता रहे कि यह अधिकार जो है संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत दिया है। तो भारत के नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब किसी भी जगह जो है, अगर किसी भी केस में जो है भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मान लीजिए जैसे कोई राष्ट्रपति होना चाहता है, भारत का नागरिक राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप भैया जैन धर्म से हैं, आप राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, आपका मूल वंश चुगताई है, आप नहीं बन पाएंगे, आपकी जाति निम्न है, आप नहीं बन पाएंगे, लिंग आपका महिला है, इस वजह से जो है आप नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं है। यानी भारत के नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मतलब उपरोक्त बातों के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ भारत में कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चाहे जिस धर्म का हो, मूल वंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसके आधार पर भारत में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है? सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है। विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर विदेशी कोई यह सोचे कि हम आ करके भारत में यह दावा करने लगे कि हमें भी भारत का राष्ट्रपति बनना है, तो उसे भारत का राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है ना। उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त होगा। या वह यह कहे कि मैं जो है, मुझे भी जो है हर महीने आप भारत सरकार गरीबों को 2000 रुपया मान लीजिए देती है, तो मुझे भी 2000 रुपया चाहिए। ऐसा विदेशी दावा नहीं कर सकता। ऐसा कौन दावा कर सकता है? ऐसा केवल भारत का नागरिक दावा कर सकता है, अगर उसको मिल रहा है तो। यानी अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और वह अधिकार है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त क्या अधिकार है? यह भी एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। लोक नियोजन का मतलब जब भी कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मांगा जाएगा, तो उसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा, सभी लोग समान रूप से आवेदन कर पाएंगे। ऐसा जो है अनुच्छेद 16 कहता है। तो ऐसा किसको प्राप्त है? ऐसा सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। कि सेना में कोई भर्ती निकल गई तो जो है चीन का कोई आया और अप्लाई कर दिया कि हम भी जो है भर्ती होंगे, हमें भी भर्ती होना है, हमको क्यों नहीं भर्ती करो। ऐसा वह दावा विदेशी नहीं कर सकता। ऐसा दावा कौन कर सकता है? सिर्फ भारत के नागरिक कर सकते हैं। यानी भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त जो अधिकार प्राप्त है, लोक नियोजन के विषय में समता का जो अधिकार प्राप्त है, सरकारी नौकरी पाने में समता का जो अधिकार प्राप्त है, वह सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है। और क्या है? और तीसरा अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 द्वारा, जो क्या है? सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 19 को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यही कहा जाता है ना। वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत मिलती है। वाक स्वातंत्र्य मतलब क्या होता है? आपको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है भारत में। आप भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर सकते हैं, राष्ट्रपति की बुराई कर सकते हैं, कुल मिलाकर के आपको वाक स्वातंत्र्य प्राप्त है। लेकिन ऐसा सिर्फ
आपको प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? भारत के नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को जो है यहाँ भारत में प्राप्त नहीं है। सम्मेलन करना, संघ बनाना, संचरण करना, निवास करना और व्यवसाय की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत में हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं इकट्ठा हो सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, देश के किसी भाग में आ जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मुंबई में रह सकते हैं, महाराष्ट्र में रह सकते हैं, गुजरात में रह सकते हैं, कोई भी लीगल व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब किसको प्राप्त है? ये सब भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशी अगर चाहे कि हम यहाँ सम्मेलन करेंगे, हम यहाँ जो है एक सभा का आयोजन करेंगे, तो विदेशियों को भारत में सम्मेलन करने की आज़ादी नहीं है, यूनियन बनाने की आज़ादी विदेशियों को भारत में नहीं है। देश के किसी भी क्षेत्र में विदेशियों के संचरण की आज़ादी नहीं है, और व्यवसाय करने की कोई आज़ादी कि हम हर जगह व्यवसाय कर लें, ऐसा भी विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हम यह देखते हैं कि अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त, अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त, ये 3 अधिकार क्या है? सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। आगे कुछ और अधिकार बचे हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यकों को क्या है? अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति जो है बचाने का अधिकार है। और वह अल्पसंख्यक कौन है? केवल और केवल भारतीय नागरिक अगर हैं तभी जो है अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार उनको है। विदेशियों को ऐसा नहीं प्राप्त है अधिकार। कोई जो है अगर जापान से आए और कहे कि हमें जापान की पुरानी भाषा को बचाना है, भारत में उसको प्रोत्साहन देना है, तो ऐसा भारत में संभव नहीं है। यानी अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है वह केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। और भारत के नागरिक विदेशी नागरिक होने में क्या अंतर है? भारत के नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त है। विदेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। चुनाव लड़ने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को प्राप्त है। विदेशी नागरिक को भारत में ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, ऐसे कुछ पद हैं जिन पर नियुक्ति सिर्फ भारत के नागरिक की हो सकती है, विदेशी नागरिकों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। तो आपको समझ में आया भारत के नागरिक होने से क्या मतलब है और भारत के नागरिक न होने पर भारत में क्या क्या नुकसान है। तो ये जो इतने अधिकार हैं यह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक। अब जरा चर्चा कर लेते हैं संविधान में क्या लिखा है, नागरिकता के बारे में संविधान में क्या प्रावधान दिए गए हैं, नागरिकता के संदर्भ में संविधान में क्या लिखा है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब हम संविधान खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा भाग है? संविधान का भाग 2। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक लिखा गया है। कहाँ तक लिखा गया है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक लिखा गया है और भाग 2 की हेडिंग ही लिखी गई है, क्या है? नागरिकता। यानी नागरिकता की चर्चा भारत के संविधान के दूसरे भाग में, भाग सेकंड में किया गया है। और भाग सेकंड में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है। उन अनुच्छेदों में क्या लिखा गया है उसको भी समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या लिखा गया है, 6 में क्या लिखा गया है, 7 में क्या लिखा गया है, 8 में क्या लिखा गया है, 9, 10 और 11 में क्या लिखा गया है। मौलिक रूप से आप यह समझ लीजिए कि ये जो भाग 2 है,
ठीक है ना। उस भाग 2 में अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8, कौन कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 उन लोगों की पहचान कर रहा था जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था। तो उस समय यह पहचान करना था इसको कि भारत का नागरिक कौन कौन है। नहीं समझ में आया? यानी अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। यानी इस चारों अनुच्छेदों का तात्पर्य कब से है? 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में। कब? 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में 4 अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। मैं अगर थोड़ा सा विस्तार में बता दूं, ज़्यादा विस्तार में न, थोड़ा सा विस्तार में बता दूं तो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग भारत के नागरिक बनेंगे इस बारे में अनुच्छेद 5 कहता है कि जो भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं और भारत में इस समय रह रहे हैं, 26 जनवरी से पहले भारत में रह रहे हैं और भारत के मूल निवासी हैं, वो क्या होंगे? वो होंगे भारत के नागरिक। ठीक। अनुच्छेद 5 क्या बताया कि संविधान अब लागू हो गया है, ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहे हैं और भारत के मूल निवासी हैं, वो क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। यह बता दिया अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 यह कह दिया कि पाकिस्तान से, आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में हिंदुओं की आबादी भारत आ गई थी, तो उनको भी नागरिकता दी जानी थी। तो ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे? भारत आए थे। और कब आए थे? 19 जुलाई 1948 से पहले। कब आए थे? 19 जुलाई 1948 से पहले। बंटवारा कब हुआ था? बंटवारा मान के चलिए कि आप 15 अगस्त 1947 को हो गया था, जब भारत आज़ाद हो गया था। उसी के साथ जो है भारत से पलायन हो गया था पाकिस्तान में मुस्लिमों का, और पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन कहाँ हो रहा था? भारत में हो रहा था। तो ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ गए थे और उनके माता पिता अविभाजित भारत के मूल निवासी थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है कनाडा को कोई व्यक्ति रह रहा था, भारत में आ गया तो उसको तुरंत नागरिकता मिल गई, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके माता पिता क्या होने चाहिए थी? अविभाजित भारत के मूल नागरिक होने चाहिए थे। तो उन लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। चलिए, आप भी क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। आप पाकिस्तान से आए हैं लेकिन आप भी क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत चले आए, पाकिस्तान से फिर इंडिया यानी भारत चले आए। उन व्यक्तियों को भी नागरिक बनाने में क्या क्या शर्तें रखी गई थी उसकी चर्चा कौन करता है? उसकी चर्चा करता है संविधान का अनुच्छेद 7। ठीक है, कौन करता है? संविधान का अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 चर्चा करता है, मान लीजिए भारत तो आज़ाद हो गया है, 26 जनवरी 1950 को बात हो रही है। उस समय स्थिति यह है कि भारत का कोई व्यक्ति कहाँ है? विदेश में है, किसी काम से है, वह विदेश चला गया था भारत का नागरिक होकर के, वहाँ नौकरी वगैरह कर रहा है। तो वो भी व्यक्ति क्या होगा? भारत का नागरिक होगा।
अगर वह क्या है, भारत का मूल नागरिक रहा हो और भारत में रहने की इच्छा रख रहा हो, तो उसको भी क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। ठीक है ना, संविधान लागू होने के समय कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बना, उसके बारे में 4 अनुच्छेद हैं, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और क्या है, अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब आप भारत के नागरिक हैं, आप चले गए अमेरिका, वहाँ आपकी नौकरी लग गई और वहाँ आपने नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया और आपको वहाँ की सिटीजनशिप यानी नागरिकता भी मिल गई। जैसे ही आपको अमेरिका की नागरिकता मिल गई, यानी जैसे ही आपको किसी अन्य देश की नागरिकता मिल गई, वैसे ही आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यानी जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, वह उसी समय से भारत का नागरिक होने की योग्यता खो देता है, यानी वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद कौन बताता है, अनुच्छेद 9 बताता है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेशी राष्ट्र की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 जो है वह नागरिकता की निरंतरता के संबंध में संसद विधि बना सकती है, यह बताता है। ठीक है ना, किसकी नागरिकता चलती रहेगी, किसकी नागरिकता नहीं चलेगी, यह अनुच्छेद 10 बताता है। अनुच्छेद 11 क्या बताता है, अनुच्छेद 11 बताता है कि नागरिकता के संबंध में, किसके संबंध में, नागरिकता के संबंध में जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कानून बनाना है, वह कानून कौन बनाएगा, वह कानून बनाएगा संसद। कौन बनाएगा, संसद। आप देख रहे हैं संविधान ने क्या किया है, संविधान ने 26 जनवरी 1950 को कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे यह कह करके अपना पीछा छुड़ा लिया है। ठीक, उसके बाद कौन कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा यह कह रहा है कि अनुच्छेद 11 में यह कह दिया गया कि संसद इस संबंध में कानून बनाए। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा इतना बता करके संविधान ने इतिश्री ले ली और अनुच्छेद 11 द्वारा यह कह दिया गया कि इसके बाद से नागरिक कौन होगा, किसकी नागरिकता कैसे छीनी जाएगी, नागरिकता के संबंध में जो भी प्रावधान किया जाएगा वह प्रावधान संसद करेगी। इसके बाद से संविधान ने संसद को यह अधिकार दे दिया कि वह नागरिकता प्राप्त करने व समाप्ति के संबंध में तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बनाए। ठीक है, संविधान का मतलब, संविधान का अनुच्छेद समाप्त हो गया नागरिकता के संदर्भ में, और किसको अधिकार मिल गया, संसद को यह अधिकार मिल गया। और संसद ने क्या किया, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। क्या बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। यही वह अधिनियम है जो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संसद द्वारा संशोधन किया जाता रहा। यानी भारत का कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन नागरिक नहीं होगा, किसकी नागरिकता समाप्त होगी, किसको नागरिकता दी जाएगी, इसका निर्धारण अब कौन करता है, अब करता है नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। कौन करता है, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम में समय के साथ साथ कई संशोधन किए गए। महत्वपूर्ण संशोधन किया गया 2003 में। 2003 में जो संशोधन किया गया था उसमें यह कहा गया कि जो व्यक्ति बिना वैध
दस्तावेज के भारत में आएंगे उन्हें क्या माना जाएगा? उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। और ऐसे लोगों को तो नागरिकता बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यानी कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, भारत सरकार से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, भारत सरकार उसको नागरिकता दे सकती है। लेकिन यह भी बात है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में आता है तो वह क्या माना जाएगा? वह माना जाएगा अवैध प्रवासी। और ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है ना? यानी जैसे कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ गए, तो घुसपैठी जो आते हैं वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के आते हैं, न उनके पास वीज़ा होता है, न उनके पास पासपोर्ट होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या माने जाएंगे? ऐसे व्यक्ति अवैध माने जाएंगे और उनको नागरिकता तो बिल्कुल दी ही नहीं जाएगी। यह कब हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस अधिनियम में जोड़ दिया गया। ठीक है, समझ में आया? और अभी आप देख रहे हैं बड़ा बवाल हुआ किसमें? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ। ठीक है, उस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने क्या किया कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, जो नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, उसमें क्या किया? उसमें यह संशोधन किया। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में विभिन्न आधार पर लोगों को नागरिकता प्राप्त करने की बातें लिखी गई हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। वंशानुगत पंजीकरण, कोई व्यक्ति चाहे तो पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार क्या कर रही? भारत सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। ऐसा कौन बताता है? नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। देशीकरण, और देशीकरण का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो है लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय से भारत में रह रहा है, तो अगर वह भी चाहे आवेदन कर दे तो उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। तो 2019 में जो CAA हुआ, CAA का मतलब क्या हुआ? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्या बोलते हैं? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने क्या किया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने एक प्रावधान यह किया कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी धर्म के आधार पर सताया हुआ व्यक्ति, किस किस धर्म का व्यक्ति? धर्म के बारे में लिख भी दिया गया है। देशों के बारे में बताया गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले ऐसे लोग जो हिंदू हों या सिख हों, बौद्ध हों, जैनी हों, पारसी हों या ईसाई हों, ठीक है ना? कितने कितने लोगों की बात की गई कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए हैं और हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, पारसी हैं या ईसाई हैं, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अभी तक हम यह देख रहे थे कि जो व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के भारत में आया है उसको क्या माना जा रहा था? उसको माना जा रहा था अवैध प्रवासी। और अवैध प्रवासियों के लिए यह व्यवस्था थी कि उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन 2019 में यह संशोधन कर दिया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 चेंज्ड द प्रोविजंस। क्या चेंज प्रोविजन किया? कि अगर ऐसे व्यक्ति, अगर ऐसे अवैध प्रवासी पाकिस्तान, बांग्लादेश
या अफगानिस्तान यहाँ से आए हैं और हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैनी है, पारसी है और ईसाई हैं, तो उन लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है। किसको छोड़ दिया गया है? मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है, जिसके आधार पर बड़ा जो है विरोध हुआ कि मुस्लिमों के साथ क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्या है, इस्लामिक कंट्री है, इसलिए वहाँ मुस्लिमों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, तो वहाँ के मुस्लिमों को भारत में आने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सरकार ने तर्क रखा था। और संवैधानिक जानकार कहते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए था, मुस्लिमों को भी अधिकार देना चाहिए था, लेकिन भारत का अपना अलग मसला है, ठीक है, सरकार का अपना अलग मसला था। तो उसने जो है कुल मिलाकर के 6 धर्म के लोगों के लिए व्यवस्था की। कितने धर्म के लोगों के लिए? 6 धर्म के लोगों के लिए व्यवस्था की। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं भारत में, वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। और अब अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? उन लोगों को विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 में भी छूट प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आए होंगे तब भी आप कहेंगे कि अवैध प्रवासी नहीं है। विदेशी है इसलिए इसमें भी बताना पड़ेगा कि भाई ये लोग विदेशी अब नहीं माने जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों को ठीक, सबसे पहले तो यह किया गया कि ऐसे लोगों को क्या नहीं माना जाएगा? ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ गया, चाहे वह बांग्लादेश से आया हो, चाहे वह पाकिस्तान से आया हो, चाहे वह अफगानिस्तान से आया हो, अगर वह हिंदू है, जैन है, सिख है, पारसी है और ईसाई है, और क्या है, एक छूट रहा है, ठीक है ना, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बुद्धिस्ट, इन धर्मों से है, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और वो 5 साल तक भारत में अगर रह लिए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कितने सालों तक? 5 सालों तक भारत में रह लिए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। यानी ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया? 11 साल की अवधि को घटा करके क्या कर दिया गया? 5 साल कर दिया गया। जैसे कोई विदेशी चाहे, अगर अमेरिका को कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए प्रावधान यह है कि जैसे वह क्या हो, 11 सालों से भारत में ही रह रहा हो, नौकरी वगैरह कर रहा हो, जिस वजह से भी 11 साल से लगातार भारत में रह रहा हो, तो वह क्या कर सकता है? नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और भारत सरकार उसको नागरिकता दे सकती है, ठीक है। ऐसे विदेशियों को, मतलब विदेशियों के लिए क्या है? 11 साल कम से कम भारत में रहना अनिवार्य है, तभी वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले इन धर्म के लोगों के लिए यह संख्या घटा करके कितनी कर दी गई? केवल 5 साल कर दी गई। ये अगर केवल 5 साल भारत में रह लेंगे तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एक संशोधन तो ये किया गया। दूसरा संशोधन ये किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में आ गए हैं तो वो क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। दूसरा, उनके खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। अभी तक उनको क्या माना जाता था? अभी तक उनको अवैध प्रवासी माना जाता था। तो अवैध प्रवासी होने के कारण उन पर क्या हो रही थी? कानूनी कार्रवाई हो रही थी। तो इस नागरिकता संशोधन अधिनियम ने उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई बंद करने का प्रावधान कर दिया है। तो हम देखते हैं किस तरीके से नागरिकता का संपूर्ण प्रावधान क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन आपको होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9793371024 पर अपना कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आपके उन कन्फ्यूजन का व्यक्तिगत तौर पर जवाब जरूर दूंगा। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, संतुष्ट रहिए
ढेर सारा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।